Hello everyone. Welcome to Yashabdishi Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 8 years for certified and 2 years को पढ़ो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है एपेक्स एसिंक्रोनस। तो एपेक्स एसिंक्रोनस क्या होता है, उसके क्या क्या बेनिफिट है और कौन कौन से होते हैं सेल्सफोर्स में। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे बिना वेस्टिंग टाइम और बात करते हैं एसिंक्रोनस की। तो आज का जो हमारा एजेंडा है, व्हाट इज एपेक्स एसिंक्रोनस, टाइप ऑफ एपेक्स एसिंक्रोनस एंड सिंटेक्स आल्सो वी विल कवर कि कौन कौन से सिंटेक्स होते हैं एसिंक्रोनस के, एंड बेनिफिट ऑफ द एसिंक्रोनस, और इससे हमें क्या क्या बेनिफिट है एसिंक्रोनस के, उसको भी हम कवर करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं व्हाट इज एपेक्स एसिंक्रोनस। इन अ Salesforce, Apex is the programming language used for developing on the Force.com platform. Apex asynchronous refer to the ability to perform operations asynchronously outside of the normal flow of execution, which is partially useful for handling tasks that would take a significant amount of time and should not block the user interface or other operation. Asynchronous Apex is used to run processes in a separate thread at a later time, and asynchronous process is a process or function that execute a task in a background without the user having to wait for the task of to finish. तो बेसिकली एसिंक्रोनस होता है क्या है कि अगर जहां आपको फील हो कि मेरा जो प्रोसेस है वो चलता ही रहे और बैकग्राउंड में इसकी जो बैकएंड की फंक्शनैलिटी है बैकग्राउंड में चलता रहे, मतलब आपके पास मल्टीपल काम एक साथ में हो रहा है, तो आप उसको एसिंक्रोनसली रन कर सकते हो। ठीक है, अभी अगर आप बात करोगे LWC में तो उसमें भी हमें एसिंक और अवेट होता है। तो आपका एसिंक्रोनस बेसिकली आपका काम बैकग्राउंड में सारे ऑपरेशंस मल्टीपल थ्रेड में चलता रहे, और आपके जो यूआई मतलब है यूजर को कोई भी इंटरफेस कोई भी दिक्कत ना हो बेसिकली। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए बात करें अगर कोई, और इसमें ये भी काम कर सकते हैं जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है बेसिकली। ठीक है, अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसको एग्जीक्यूट करना है तो वहां भी आप सिंक्रोनस से हैंडल नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो भी एपेक्स के लिमिटेशंस होते हैं, जो भी गवर्नर लिमिट्स होती हो वो इन सिंक्रोनस में ज्यादा होती है कंपेयर टू द सिंक्रोनस। तो इसलिए जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो तो आप एसिंक्रोनस से ही करें, सिंक्रोनस से उसको हैंडल करने की ट्राई ना करें, वरना क्या होगा आपके जो भी गवर्नर लिमिट होंगे वो सारे आपके बेसिकली लिमिटेशन एक्सीड हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं बात करते हैं टाइप ऑफ एसिंक्रोनस कौन कौन से होते हैं। तो टाइप ऑफ एसिंक्रोनस हमारे इसमें 4 टाइप ऑफ एसिंक्रोनस होते हैं। ठीक है, इन अ सेल्स फोर्स वी कैन रन आवर कोड एसिंक्रोनसली इन अ मेनी वे बेस्ड ऑन द यूज केसेस। टाइप ऑफ एसिंक्रोनस एपेक्स इन सेल्स फोर्स, तो दे आर टोटल 4 टाइप के होते हैं हमारे। अगर मैं पहला बात करूं, फ्यूचर मेथड, सो इट इज अ बेसिक एसिंक्रोनस apex in a Salesforce and executes when Salesforce has available resource। तो बेसिकली फ्यूचर मेथड हम तब यूज करते हैं जब भी आपको लगे कि जब रिसोर्स अवेलेबल हो तब हमारा एग्जीक्यूशन हो, मतलब फ्यूचर जो भी मेथड हो फ्यूचर में रन करे ऑटोमेटिक, तो वहां पे आप फ्यूचर मेथड यूज कर सकते हो। और जैसे कि आपको कॉल आउट करना होता है ट्रिगर के टाइम पे, है ना, जब ट्रिगर आप यूज करते हो, कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है कि मुझे जैसे ही रिकॉर्ड इंसर्ट हो वैसे ही आओ, मेरा वो रिकॉर्ड चाहे कोई अकाउंट है चाहे कॉन्टैक्ट है, और वो रिकॉर्ड आपका किसी थर्ड पार्टी सिस्टम में आपको पुश करना है, तो आप डायरेक्टली ट्रिगर में कॉल आउट नहीं कर सकते हो। तो उसमें आपको एरर आते हैं बेसिकली अनकमिटेड करके। बाकी अभी सेल्सफोर्स स्प्रिंग में और सेल्सफोर्स ने लॉन्च किया है रोल बैक का थिंग, जिसमें आप रोल बैक आप जो भी डीएमएल ऑपरेशन है उसको रिलीज करने के बाद आप कर सकते हो, बट अभी उसका इम्प्लीमेंटेशन बाकी है, तो आगे हम उसमें भी पढ़ेंगे कैसे कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ अगर आपको यूज करना है कोई इंटीग्रेशन, तो उसके लिए आपको फ्यूचर मेथड में वो सारे इंटीग्रेशन करने होते हैं और वहां पे आप उसको यूज कर सकते हैं। बाकी इनके बाद में डिटेल्स में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ओवरव्यू लेंगे सभी का कि क्या क्या होता है। ठीक है, देन बात करते हैं बैच एपेक्स का। सो दे दिस एसिंक्रोनस एपेक्स Salesforce feature is used to process multiple record for the jobs together, where we can process large number of record in a batch or chunk। तो एपेक्स बैच में क्या होता है, बैच में आप मल्टीपल थ्रेड एक टाइम पे यूज कर सकते हो,
यहाँ पे चंक बन जाते हैं। चंक बेसिकली अगर आप एग्जांपल की तरफ पे चलो कि आपके पास 1000 रिकॉर्ड है, ठीक है, तो जो बैच की साइज होती है वो बाय डिफॉल्ट 200 होती है। मिनिमम आप 1 कर सकते हो और मैक्सिमम 2000 कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी आप बैच की साइज दोगे उस बैच की साइज के अकॉर्डिंग उसके आपने उतने चंक बन जाते हैं। तो आपका अगर 100 रिकॉर्ड है, आपने 200 का चंक दिया है बैच साइज, तो आपके 5 चंक बनेंगे, तो 5 एग्जीक्यूशन उसमें उसमें चलेंगे बेसिकली, ठीक है। अगर किसी एक चंक में रिकॉर्ड फेल होता है तो बाकी के आपके चंक फेल नहीं होंगे, बाकी के चंक आपके सक्सेस होंगे। ओके, देन बात करते हैं क्यूएबल एपेक्स। तो क्यूएबल एपेक्स क्या होता है? इट्स सिमिलर टू फ्यूचर मेथड विद सम एडिशनल बेनिफिट। इट हेल्प इन अ चैनिंग एंड रनिंग द सिक्वेंशियल जॉब। तो जैसा हमारा फ्यूचर मेथड होता है सेम वैसे ही होता है, बट इसमें बेनिफिट ये है कि अगर आपको कोई भी डेटा, कोई भी रिकॉर्ड, अगर आपको क्यू में बेसिकली सिक्वेंशियली जॉब को रन करना है तो आप क्यूएबल में जाओगे। जैसे अगर मैं बात करूं प्रिंटर का एग्जाम्पल लेके चलो, तो प्रिंटर में क्या होता है, अगर मेरा आपने 10 पेजेज आपने प्रिंट करने के लिए लगाया है, तो ऐसा नहीं होता कि पहले 1 पेज प्रिंट हो गया, फिर 10वां पेज पहले आ गया, फिर 5वां पेज प्रिंट हो गया। ऐसा नहीं होता है, उसमें क्या होता है सिक्वेंशियली होता है कि पहला मेरा प्रिंट हो जाता है, तभी दूसरा पेज प्रिंट होता है, फिर तीसरा होता है, फिर चौथा होता है। तो उसमें सिक्वेंशियली होता है। तो सेम यहाँ पे भी है कि अगर आपको जॉब सिक्वेंशियली रन करना है, सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट करना है, तो आपको क्यूएबल एपेक्स का यूज करना है, ठीक है। तो बात करते हैं शेड्यूल एपेक्स का। शेड्यूल एपेक्स का बेसिकली यूज ही होता है कि जो भी आपके एपेक्स क्लास है, चाहे वो सिंक्रोनस हो चाहे एसिंक्रोनस एपेक्स क्लास हो, उनको आपको शेड्यूल करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। दिस एसिंक्रोनस एपेक्स सेल्सफोर्स फीचर इज यूज टू शेड्यूल द इन्वोकेशन ऑफ द एपेक्स क्लास इन अ सेल्सफोर्स एट द गिवन टाइम। तो अगर आपको कोई भी एपेक्स क्लास, चाहे वो एपेक्स क्लास हो, चाहे नॉर्मल एपेक्स क्लास हो, चाहे बैच हो, चाहे क्यू हो, चाहे फ्यूचर मेथड हो, उसको अगर आपको स्पेसिफिक टाइम, डेट, वंस ए वीक, वंस इन मंथ, डेली, जो भी आपको जब उसको रन करना है, तो उसको रन करने के लिए आपको शेड्यूल जॉब का यूज करना पड़ता है। विदाउट शेड्यूल का आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक टाइम, किसी स्पेसिफिक डेट, या जो भी आपका शेड्यूल आपको टाइम देना हो बेसिकली एजुकेशन के लिए, तो वो आप शेड्यूल के अंदर ही कर सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं आप पहला कि फ्यूचर मेथड क्या होता है, इसके क्या क्या मतलब इसमें फंक्शनलिटी होती है। तो फ्यूचर एनोटेशन इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट मेथड asynchronously when you define future is it executes when Salesforce has available resource। तो बेसिकली फ्यूचर मेथड का जो एनोटेशन होता है इसमें फ्यूचर होता है। तो फ्यूचर मेथड में आप कॉल आउट भी कर सकते हो, तो फ्यूचर जो फ्यूचर लिखा है उसके पैरेंथेसिस देकर आप कॉल आउट इज इक्वल टू ट्रू कर सकते हो। तो जैसे आप ट्रू करेगा उसके अंदर आप कोई भी कॉल आउट कर सकते हो, कोई भी इंटीग्रेशन कर सकते हो फ्यूचर मेथड के अंदर। तो आपका फ्यूचर मेथड कब रन करता है? जब भी रिसोर्स अवेलेबल होगा तो वो आपका एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। देन इट इज यूज फॉर द एग्जीक्यूटिंग लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन लाइक वेब सर्विसेज, कॉल आउट्स और एनी अदर ऑपरेशन विच हैज टू रन ऑन दिस ओन टाइम, ठीक है। तो जहां आपको ऐसा लगे कि मुझे इस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, बेसिकली डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। अगर आप उस पे कोई डिपेंडेंसी है, फॉर एग्जांपल ये मेथड रन करेगा तभी मेरा अगला मेथड रन करेगा, या और तो आप कभी उसको फ्यूचर मेथड के थ्रू नहीं करोगे, क्योंकि फ्यूचर मेथड का कोई टाइम डिफाइंड नहीं होता है कि इस टाइम पे रन करेगा। वो कभी भी रन कर सकता है जब उसको रिसोर्स अवेलेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान के चलूं कि अगर कोई डेटा, आप बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा था, वो रन आपने कर दिया और उसको रिसोर्स मिला नहीं, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उसको उसको रिसोर्स ही नहीं मिला, तो आपको 3 दिन लग सकते हैं उसको रन करने में। बल्कि ऐसा नहीं होता है, बट एक एज्यूम करके चलो, वैसे तो आप एग्जीक्यूट करोगे तो रिसोर्स अवेलेबिलिटी हो जाती है। लेकिन अगर आप सोचो कि अगर जिसको रिसोर्स ही नहीं मिला, जिसका काम ही है कि जब रिसोर्स अवेलेबल होगा तभी वो रन करेगा, अगर उसको रिसोर्स नहीं मिलेगा तो रन ही नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए इसमें कोई ऐसा हम काम नहीं करते जिसपे डिपेंडेंसी होता है, ठीक है। इफ फ्यूचर एनोटेशन इज नॉट यूज इन अ वेब सर्विसेज कॉल आउट, द थ्रेड विल वेट until the response comes under other process will not be executed, ठीक है। अगर ये फ्यूचर एनोटेशन वहां पे यूज नहीं करते हैं तो वहां पे आपका रिस्पॉन्स वेट करता है, आगे का फंक्शनलिटी यूज करता है। अगर आपने फ्यूचर मेथड यूज कर लिया है तो आपको वेट नहीं करता है, वो आपका एग्जीक्यूट हो जाता है।
ठीक है। फ्यूचर मेथड आर यूज टू अवॉइड द मिक्स्ड डीएमएल एरर. It is queued and executed when resources are available too. So it does not have to wait for the completion or the long running operation. तो कभी कभी आप टेस्ट क्लास लिखते हो, ठीक है। तो टेस्ट क्लास में क्या होता है कि जैसे आप टेस्ट क्लास लिखते हो तो उसमें आप रोल भी एग्जीक्यूट इंसर्ट कर रहे हो, और यूजर भी इंसर्ट कर रहे हो, और कोई स्टैंडर्ड या कस्टम ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर रहे हो। तो वहां पे जब आप सारे ऑपरेशन करते हो तो वहां पे मिक्स डीएमएल ऑपरेशन एरर आता है कि बेसिकली कि यू कैन नॉट इंसर्ट सेटअप एंड नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट डेटा। तो वहां पे जब ऐसा इशू आए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर मेथड बना के उसको आप एग्जीक्यूट करोगे। हम आगे के उसमें अपने सेशन में वो भी मिक्स डीएमएल को कैसे आप अवॉइड करेंगे, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। देन फ्यूचर मेथड इज इंक्रीजेस द गवर्नर लिमिट्स सच एज एसक्यूएल क्वेरी लिमिट एंड हीप साइज। तो जो फ्यूचर मेथड है, आप उसमें गवर्नर लिमिट आपका मतलब इंक्रीज हो जाता है, सेक्युलर क्वेरी हो जाते हैं, और आपकी हीप साइज का लिमिट भी बढ़ जाता है बेसिकली। ठीक है। टू डिफाइन फ्यूचर मेथड वी जस्ट नीड टू एनोटेट इट विद द फ्यूचर एनोटेशन। हमें फ्यूचर मेथड को डिफाइन करने के लिए सिंपली हमें फ्यूचर एनोटेशन यूज करना है, तो हमारा फ्यूचर मेथड बन जाता है। बाकी आप उसको मेथड नॉर्मली कहाँ आप जैसे यूज करते हो, कॉल करते हो, वैसे ही करना है। बस आपको मेथड के ऊपर एनोटेशन देना है फ्यूचर का। ओके। दिन बात करते हैं अपने इसका सिंटेक्स का। तो इस सिंटेक्स है हमारा, जिसे हमने यहाँ पे ग्लोबल लिखा, पब्लिक भी लिख सकते हो बेसिकली। ठीक है, फ्यूचर क्लास, और यहाँ पे फ्यूचर पब्लिक स्टैटिक वाइड माई फ्यूचर मेथड, बाकी जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके अंदर करोगे। तो ऐसे आपको एनोटेशन देना है यहाँ पे फ्यूचर करके। ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने बैच एपेक्स का। So this asynchronous Apex Salesforce feature is used to process multiple records for the job together that require a larger query result. Batch Apex is an asynchronous job. Batch Apex allow a single job that can be broken into smaller parts, where every record can be processed separately. तो जहाँ पे आपको लगे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आ रहा है, जहाँ पे आप लोग को लगे कि बहुत बड़ी डेटा को एग्जीक्यूशन में डालना है, तो वहां पे आपको बैच को ही यूज करना है। बैच क्या करता है, आपके मल्टीपल चंक क्रिएट करके उसका मल्टीपल थ्रेड में एक साथ रन करता है। तो अगर उसको अलग अलग सेपरेट उसको ब्रोक कर देता है बेसिकली, और उसको एग्जीक्यूट करता है, तो कोई भी जॉब इसमें सिंगली जॉब नहीं चलता है, मल्टीपल जॉब एट अ सेम टाइम पे चलता है। ठीक है। तो वहां पे उसके लिए हम कर सकते हैं बेसिकली अपने। ओके। एंड बात करते हैं, इट कैन प्रोसेस ए लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड विद सम फ्लेक्सिबल गवर्नर लिमिट। ओके। देन flexible governor limit, then the synchronous mode code. When a batch class invoked, the job is placed on the Apex job queue and it is executed on a separate transition. When to use the basically Apex job. Okay. तो यहाँ पे आप जब भी उसको एग्जीक्यूट करते हो बेसिकली, ओके, तो यहाँ पे आपका जो उसकी गवर्नर लिमिट्स है, यहाँ पे गवर्नर लिमिट्स भी आपकी इंक्रीज हो जाती है। जब भी आपका सिंक्रोनसली यूज करते हो, जितने सिंक्रोनस में आपका बल्कि होता है लिमिट, उससे ज्यादा आपका एसिंक्रोनस में होता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है इसमें और भी। ठीक है। Then, when you want to process a large number of record on a daily basis or even or a specific time of interval, then you can go for the Apex page. अगर आपको large number of large number of email भी आपको सेंड करना है, या स्पेसिफिक टाइम पे ईमेल सेंड करना है शेड्यूल करके बैच के थ्रू, तो आप बैच का यूज करते हो, आप किसी और के थ्रू मत करो, क्योंकि अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, लार्ज अमाउंट ऑफ एग्जीक्यूशन करना है, तो वहां पे आपका बैच ही फिट होता है। ओके। देन बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की। Batch Apex is using an interface that must be implemented by the developer. It can be programmatically invoked at a runtime. Batch Apex divided total record into small batches of the record and process down to manageable chunk of the data. ठीक है। तो जो भी हम बैच क्रिएट करते हैं उस पे आपको इम्प्लीमेंट बेसिकली जो भी है उसका
मेथड होता है, बेसिकली उसका सिंटेक्स होता है, इंटरफेस उसको यूज करना होता है। बिना उसको यूज किए आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो बैच में। ठीक है। अब उसका और वो जब आपका बैच रन करता है तभी वो आपका सारे मेथड, सारे वहाँ पे सारे मेथड डिफाइन होते हैं उस इंटरफेस के अंदर, बाकी आपको बस यूज करना होता है, वो आपके ओवरराइडिंग चलती है। ठीक है। Then it is used to build a complex DML operation for bulk record process that run on the million of record on the first .com platform। ठीक है। तो जो भी आपका बेसिकली कॉम्प्लेक्स डीएमएल ऑपरेशंस है, बल्क रिकॉर्ड प्रोसेस करना है, मिलियन ऑफ रिकॉर्ड आपको प्रोसेस कर सकता है सेल्स पर्सन बेसिकली, इसलिए हम बैच का यूज करते हैं। ओके। Then to use batch Apex, we need to implement interface database.batchable. The database batchable interface contains three methods that must be implemented. These three methods are start, execute and finish. तो जब आप इसको इंटरफेस यूज करते हो डेटाबेस डॉट बैचेबल, तो आपको तीन मेथड आपको उसमें यूज करना ही पड़ेगा। अगर आप ये तीन मेथड यूज नहीं करोगे तो आपको बैच आपका एरर देगा, आपको सेव भी नहीं होगा। तो ये स्टार्ट, एग्जीक्यूट एंड फिनिश, ये तीन मेथड आपको डिफाइन ही करने पड़ेंगे। भले आप उसके अंदर एग्जीक्यूशन कोई ऑपरेशन ना लिखो, बट आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा, बिना उसके आपका बैच नहीं चलेगा। ठीक है। बात करते हैं स्टार्ट मेथड की। तो दो स्टार्ट मेथड कैसे आपका उसमें शो करता है, तो पब्लिक आपको डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर कॉमा आइटरेबल यस ऑब्जेक्ट स्टार्ट मेथड बैचेबल डेटाबेस डॉट बैचेबल बीसी, बीसी मतलब हमने वो दिया है बैचेबल कॉन्टेक्स्ट। तो ये जो होता है इसका सिंटेक्स होता है स्टार्ट मेथड का। इसमें डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर और डेटाबेस आइटरेबल एस ऑब्जेक्ट एक कब यूज करते हैं, कैसे यूज करेंगे, हम जब इसका बैच का सेशन करेंगे सिर्फ सेपरेट अबाउट ओनली बैच, all the advantage and disadvantage and how we can create everything, then we will do on this the uh, dev about the database query locator and iterable as object। ठीक है। तो बात करते हैं टू कलेक्ट द रिकॉर्ड और ऑब्जेक्ट टू पास टू द इंटरफेस मेथड एग्जीक्यूट कॉल द स्टार्ट मेथड एट द beginning of the batch apex job। This method return either a database query locator object or an iterable that contains the record or object passed to the job। ठीक है। तो अगर ये जो आपको जो भी बेसिकली जो एपेक्स है, तो इसमें आप जब स्टार्ट मेथड यूज करते हो तो क्या करता है, आपको डेटा जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो आपको रिटर्न करता है एग्जीक्यूट मेथड में, ताकि वो उसको ऑपरेशन के लिए। तो बेसिकली स्टार्ट मेथड ही हम यूज करते हैं इसमें। जो भी आपका सेक्यूर क्वेरी वगैरह होता है, जो सेक्यूर क्वेरी करके आपको डेटा फेच करनी होती है, वो सारी चीजें आपको इसमें करना होता है स्टार्ट मेथड में। और स्टार्ट मेथड क्या करता है, आपको डेटा वहां से रिटर्न करता है एग्जीक्यूट मेथड में उसको यूज करने के लिए। ठीक है। देन बात करते हैं एग्जीक्यूट मेथड में। तो एग्जीक्यूट मेथड अगर आप देखोगे यहाँ पे पब्लिक वॉइड एग्जीक्यूट डेटाबेस ऑफ बैचेबल कॉन्टेक्स्ट कॉमा लिस्ट पी। ये पी जो हमने ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया, आप समझ लो कि जो भी आपका लिस्ट ऑफ डेटा आता है वहां पे आप इसको होल्ड करोगे एग्जीक्यूट मेथड के अंदर। और डेटाबेस ऑफ बैचेबल कॉन्टेक्स्ट ये क्या करता है, आपकी जो भी जॉब चलते हैं, जो भी जॉब्स रन हो रहा है, वो फेल्ड हो रहा है या उसकी जॉब आईडी की बेसिस पे, उसमें सारा वो ये कंटेंट्स करता है आपका डेटाबेस ऑफ फैचेबल कॉन्टैक्ट्स। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, टू बी द रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग फॉर ईच चंक ऑफ डेटा यूज एग्जीक्यूट मेथड। दिस मेथड इज कॉल्ड फॉर द ईच बैच ऑफ रिकॉर्ड्स दैट यू पास टू इट बेसिकली। तो एग्जीक्यूट मेथड क्या होता है, जो भी आपका डेटा है, जो आपको डेटा एग्जीक्यूशन करना है, जो भी ऑपरेशंस करना है, वो आपको एग्जीक्यूट मेथड के अंदर ही करते हैं। और जो भी आपका डेटा आता है इसके अंदर लिस्ट में, वो आपका स्टार्ट मेथड के थ्रू आता है। तो दिस मेथड टेक द फॉलोइंग बेसिकली ए रेफरेंस टू द डेटाबेस बैचेबल कॉन्टेक्स्ट जॉब, a list of yes objects such as list object yes object or list of parameterized types। if you are using a database query locator, use the return list basically। तो जो भी आपको डेटा वहां से अगर डेटाबेस क्वेरी लोकेटर भी हम यूज कर रहे हैं स्टार्ट मेथड के अंदर, तो वहां पे आपका जो भी डेटा होगा वहां से, अगर पैरामीटराइज टाइप डेटा भी है तो भी वहां से आप जो भी रिटर्न करोगे बेसिकली, वो आपको एग्जीक्यूट मेथड के अंदर आपको उसको होल्ड कर सकते हो। ठीक है। Then batches of the record tend to execute in the order in which they are received from the start method. However, the order in the which batches of a record execute depends on the various factors. This order
ऑफ एग्जीक्यूशन इज नॉट द गारंटी। ठीक है। तो वहां पे जो भी आपका डेटा होता है जो आप इसमें एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है, तो जो मल्टीपल चंक बनते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स बनते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, तो उसकी ऑर्डर इसमें डिफाइन नहीं होता है कि जो पहला चंक हो सकता है वो पहला रन करेगा, जो दूसरा चंक है दूसरा सेकंड टाइम पे रन करेगा। नहीं, तो कोई भी चंक कभी भी एग्जीक्यूट हो जाएगा उसमें, क्योंकि वो मल्टीपल थ्रेड में है, जिसके पास जितनी कैपेबिलिटी होगी, जितना उसको उसका परफॉर्मेंस होगा, उसके अकॉर्डिंग वो उसको जल्दी रन कर सकता है। चाहे हो सकता है जो लास्ट वाला चंक हो पहले रन रन कर जाए, एग्जीक्यूट हो सकता है पहला वाला है जो पहले ही रन करे। तो कोई भी इसमें कोई ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं होता है, कोई भी कभी भी रन कर सकता है। ठीक है। देन बात करते हैं फिनिश मेथड के अंदर। तो पब्लिक वाइड फिनिश बैचेबल कॉन्टेक्स्ट, बैचेबल कॉन्टेक्स्ट। तो फिनिश मेथड के अंदर बेसिकली आपका ये डिफाइन करता है कि आपका जो बैच है वो फिनिश हो चुका है, प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब आपको क्या करना है इसमें, जो भी अगर आपको इसमें ऑपरेशन करना है कि बैच फिनिश होने के बाद आपको कोई ऑपरेशन करना होता है, जैसे किसी किसी क्लाइंट का बेसिकली रिक्वायरमेंट होता है कि जब भी मेरा बैच रन करे तो मुझे एक एटलीस्ट ईमेल नोटिफिकेशन आ जाए। तो ऐसा आप दे सकते हो, या कोई रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए इंडिकेशन के लिए। तो सारी चीजें आप कर सकते हो अपने फिनिश मेथड के अंदर। ठीक है। और हम बैच के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे जब हम इसका सेशन करेंगे, अभी तो सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं। ठीक है। Then, to send confirmation email or execute post processing operation, use the finish method. This method is called after all batches are processed. जब सारे बैच आपका स्टार्ट मेथड, एग्जीक्यूट मेथड, सारी चीजें आपके वो कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिनिश मेथड आपका एग्जीक्यूट होता है ऑटोमेटिक। ठीक है। देन बात करते हैं क्यूएबल एपेक्स। ठीक है। तो क्यूएबल एपेक्स का आपका क्या होता है कि जो भी आपको डेटा क्यू में आपको एग्जीक्यूट करना है, बेसिकली सेक्वेंशियली करना है, तो वहाँ पे आपको क्यू का विद एपेक्स का यूज करते हैं। ठीक है। तो वी कैन मेक अ प्रोसेस एंड क्यूएबल बाय इम्प्लीमेंटिंग क्यूएबल इंटरफेस। दिस विल इनेबल यू टू ऐड जॉब्स टू क्यू एंड मॉनिटर देम। अनलाइक future method, queueable has only execute method basically। ओके। तो फ्यूचर में क्यूएबल है, इसमें आपको क्या होता है, सिर्फ एग्जीक्यूट ही मेथड होता है। अलग अलग इसमें थ्री मेथड, जैसे आपको बैच में होता है स्टार्ट, एग्जीक्यूट एंड फिनिश, तो इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें एक ही मेथड होता है। ओके। देन क्यूएबल जॉब आर सिमिलर टू फ्यूचर मेथड इन दैट दे आर बोथ क्यू फॉर द एग्जीक्यूशन, बट दे प्रोवाइड यू विद दीज एडिशनल बेनिफिट। ठीक है। तो फ्यूचर मेथड दोनों ही आपका क्यू में रन करते हैं, मतलब जब भी रिसोर्स अवेलेबल होगा तब रन करेगा, बट आपका क्यू में आपका बेनिफिट्स अलग होते हैं। क्यूब एपेक्स allow us to submit job for asynchronous processing similar to future method with additional benefit. Queueable interface contains member of non-primitive data types such as yes object or custom apex types, and those object are accessible while running job। तो जो आपका लिस्ट ऑफ डेटा है बेसिकली नॉन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये आपका क्यूएबल सपोर्ट करता है, बट आपका फ्यूचर मेथड उसमें आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा सपोर्ट नहीं करता, उसमें सिर्फ आपका सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप ही सपोर्ट करता है। उसमें लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड आप पास नहीं कर सकते बेसिकली। ठीक है। देन वी कैन चेन वन जॉब इन अनदर जॉब बाय स्टार्टिंग one job from another job। by chaining job we can run sequentially process। तो जो भी जॉब है उसको चैन में या क्यू में करके आप उसको sequentially रन कर सकते हो यूजिंग द क्यूएबल इफेक्ट्स। बात करते हैं इसके सिंटेक्स की। तो क्यूएबल इफेक्ट का सिंटेक्स जो होता है ये आपका सेम ऐसे ही होता है। इसमें सिर्फ आपको जो इंटरफेस है वो आपको इसमें बेसिकली इसको इम्प्लीमेंट करना है। पब्लिक क्लास सम क्लास इम्प्लीमेंट्स क्यूएबल, आपका इसमें सिर्फ एग्जीक्यूट मेथड होता है, पब्लिक वाइड एग्जीक्यूट क्यूएबल कॉन्टेक्स्ट बेसिकली। ओके। तो इसके थ्रू आपका सारे क्यू का जॉब जॉब होता है आपका, ऐसे रन करते हैं जो भी आपके इसमें आप कोड रन करना है, एग्जीक्यूशन करना है करना। इसको सबमिट कैसे करते हैं, जब हम क्यू इसके बारे में पढ़ेंगे, सेशन करेंगे, तो उसको सबमिट कैसे करते हैं, सारी चीजें फंक्शनलिटी भी हम उसमें देखेंगे। ओके। देन बात करते हैं शेड्यूल एपेक्स की। तो शेड्यूल एपेक्स में आपका क्या होता है बेसिकली, जो भी हम डेटा रन करते हैं, जो भी हमें कोई अपेक्स क्लास को शेड्यूल करना है, तो हम शेड्यूल अपेक्स का यूज करते हैं। सेल्स फॉर शेड्यूल द क्लास फॉर एग्जीक्यूशन एट द स्पेसिफिक टाइम, एक्चुअल एग्जीक्यूशन कैन बी डिले बेस्ड ऑन द सर्विस अवेलेबिलिटी। तो अगर आपने कोई भी टाइम, फॉर एग्जांपल आपने 4 PM पे इसको एग्जीक्यूट करने के लिए किया था, तो हो सकता है उसकी अवेलेबिलिटी उस टाइम पे नहीं था,
रिसोर्स की, तो वो हो सकता है 430 पे भी रन कर सकता है, 45 पे भी रन कर सकता है, जो भी उसको रिसोर्स की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो डिले भी हो सकता है। ठीक है। To schedule an Apex class to run at the regular interval, first write an Apex class that implement that Salesforce provided interface schedulable। तो जो आपका नॉर्मली क्लास होता है उसी को आपको उसमें राइट कीजिए। बाकी उसका इंटरफेस आप जैसे ही रन करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे शेड्यूलेबल आपका उसमें, तो उसमें एक मेथड होता है एग्जीक्यूट, वो आपका मैंडेटरी होता है। तो the scheduler run as a system, all classes are executed, whether the user has permission to execute the class or not। ठीक है। तो जो भी उसमें आप यूज कर रहे हो फंक्शनलिटी, उसमें आप डायरेक्टली वो आपका रन करेगा बेसिकली सिस्टम मोड में, ना कि किसी की परमिशन हो या ना हो, क्योंकि ये सिंक्रोनस रन कर रहा है तो इसलिए। ठीक है। To monitor or stop the execution of the schedule Apex job using the Salesforce user interface from the setup, enter the schedule job in the queue find, then select the schedule job। अगर आपको कोई जॉब जो भी सारे शेड्यूल है उसको आपको चेक करना है कि मेरा कितने बजे टाइम शेड्यूल है, और आपको इसको स्टॉप करना है, तो आप वहां से जाके शेड्यूल जॉब में सेटअप में जाके वहां से शेड्यूल जॉब टाइप करोगे क्विक फाइंड में, और वहां जाके शेड्यूल जॉब देख सकते हो, उसको स्टॉप भी कर सकते हो, वहां से क्लोज बंद भी कर सकते हो, जो भी आपको करना है। ठीक है। इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम इसका अलग से सेशन करेंगे, अभी सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है। तो शेड्यूलेबल इंटरफेस कंटेन्स वन मेथड दैट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड एग्जीक्यूट। तो इसमें आपका एक मेथड होता है जो एग्जीक्यूट मेथड होता है, वो आपको मस्ट उसको करना ही है एनी हाउ। ठीक है। देन बात करते हैं इसके सिंटेक्स की, तो आपका ग्लोबल क्लास शेड्यूल मर्ज इम्प्लीमेंट शेड्यूलेबल। तो ये आपका जो इंटरफेस है शेड्यूलेबल, ये आपको इम्प्लीमेंट करना होता है। बाकी आपको ग्लोबल वाइड एग्जीक्यूट शेड्यूलेबल कॉन्टेक्स्ट से, तो इसके अंदर जो भी आपको एग्जीक्यूशन करना है, जो भी आपका फंक्शनैलिटी है, वो आपको एग्जीक्यूट के अंदर यूज करना है। ठीक है। अब बात करते हैं बेनिफिट ऑफ द एसिंक्रोनस, कि एसिंक्रोनस में बेनिफिट क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। The asynchronous processing allowed time-consuming tasks to be performed in a background without blocking the user interface. This result in a better user experience as user don't have to wait for the long-running operation to complete। ठीक है। बेसिकली तो जो इसका परफॉर्मेंस वो इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि जो भी डेटा है वो बैकग्राउंड में रन करता है। ठीक है। तो यूजर को कोई ब्लॉक नहीं होता है इसमें बेसिकली। स्केलेबिलिटी की बात करते हैं, तो एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग इज अ particularly beneficial for the handling a large volume of the data। Batch Apex, for example, allow you to process data in a chunk, making it more scalable of the and the efficiency। तो जो भी स्केलेबिलिटी होती है वो बढ़ जाता है आपका, जो भी लार्ज अमाउंट डेटा उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। Governor limits and mitigation. Salesforce imposes governor limit on is asynchronous operation to ensure fair resources usage। Asynchronous processing help to mitigate these limits, as the limit for the asynchronous operation are often different or the more linear। ठीक है। तो जो भी आपका जो सिंक्रोनस में आपको जो लिमिट होते हैं वो उसके ज्यादा होते हैं आपका इसमें एसिंक्रोनस में, ताकि आपके जो सोर्स है जो अच्छे से अवेलेबिलिटी हो रहे उसको, और उसको अच्छे से रन कर सकते हैं। चेनिंग ऑपरेशन, क्यूएबल Apex allow you to chain the multiple jobs together। This useful when you need to perform the sequence of the operation where the output of one operation is needed in the input for another। तो आप जो भी ऑपरेशन है उसको चैनेबल भी कर सकते हो, उसको रन कर सकते हो सीक्वेंस में। ओके। देन बात करते हैं बैकग्राउंड प्रोसेसिंग। Asynchronous processing is ideal for tasks that don't need to be completed immediately or can be scheduled to the run at the later time। This is useful for handling data integration, sending emails, or the performing the periodic cleanup jobs basically। ठीक है। Then error handling and monitoring. Synchronous operation provide the better error handling and monitoring scalability। You can use the system.debug statement and Salesforce monitoring tool for track the process and debug any issue basically। Okay। Then flexibility की बात करते हैं। Depending on the use case, you can choose between future method, queuable Apex or batch Apex, depending on the requirement and complexity of the task। This flexibility allow developer to select
मोस्ट ऑफ द एप्रोप्रिएट सोल्यूशन फॉर द स्पेसिफिक सिनेरियो। तो यहाँ पे डेवलपर को भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट वो अपना फ्यूचर मेथड सेलेक्ट करे, या क्यूएबल या फिर बैच को। Reduced impact on the transactions limit. Asynchronous processing help in reducing the impact on the transactions limit, especially when dealing with the large data set or complex operation. It allow you to specifically manage the resources and consumption. ठीक है, तो ये जो भी हमारा डेटा है उसमें आपको ट्रांजेक्शन लिमिट इसमें ज्यादा देता है, ताकि आप उसको अच्छे से उसकी गवर्नर लिमिट को हिट ना करो और उसको बेसिकली यूज कर पाओ इफिशियंटली। बात करते हैं शेड्यूल प्रोसेसिंग। तो इसमें जो भी आपको एपेक्स बैच कैन बी शेड्यूल टू रन एट द स्पेसिफिक टाइम। दिस इज यूजफुल फॉर हैंडलिंग टास्क दैट नीड टू बी परफॉर्म ऑन द रेगुलर बेसिस, सच एज द नाइटली डेटा अपडेट और वीकली रिपोर्ट। ओके, तो ये सारे मेरे बेनिफिट थे एस सिंक्रोनस के। तो हमने ओवरव्यू देख लिया कि क्या क्या इसके ओवरव्यू होते हैं, कौन कौन से डेटा टाइप्स होते, कौन कौन से इसके एस सिंक्रोनस के टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे फ्यूचर मेथड और एपेक्स और बैच की, कि कैसे इसको अब एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अगर आप नया चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर आपको स्पेसिफिक कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, आपको उसमें कुछ हेल्प चाहिए, तो आप मुझे डायरेक्टली वीडियो के में कमेंट कर सकते हो, या मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।